The current in the transmission line used to supply electrical power to a village is 65 ampere. ठीक है, करंट ट्रांसमिशन लाइन में जो है वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रहा है एक विलेज को, 65 एम्पीयर का करंट है उसमें. द पावर इज ट्रांसमिटेड एट अ वोल्टेज ऑफ 23,000 वोल्ट, 23 kV, 23,000 volts. So calculate the power supplied to the village. पावर का फॉर्मूला सिंपल है, P इक्वल्स टू VI. वोल्टेज भी गिवन है आपको, करंट भी गिवन है. सबसे पहले आप जो है ना इनपुट की वैल्यूज लिख लेते हैं, डेटा बनाते हैं. डेटा इनपुट डेटा, इसमें आप लिखोगे I इक्वल्स टू 65 एम्पीयर, वोल्टेज लिखोगे 23,000 वोल्ट्स. अब आपको पावर निकालनी है, P इक्वल्स टू V इंटू I. तो ये हो गया 23,000 इंटू 65. कितनी आ जाएगी पावर? 23,000 इंटू 65 मेक इट 1495,000, यानी कि 1.5 मेगावाट. 1.5 इंटू 10⁶ वाट हो जाएगा ना ये. 1.5 इंटू 10⁶ वाट, तो 1.5 मेगावाट. ठीक है, कैलकुलेट कर लिया. हेलो, जी सर. तो 1.5 मेगावाट बन गया पावर. The transmission line has a resistance of 3 ohm. इस ट्रांसमिशन लाइन की टोटल रेजिस्टेंस है वो 3 ओम है. और आपको कहा ही जा रहा है कि आप जो है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ 3 ओम रेजिस्टर दैट कैरीज अ करंट ऑफ 65 एम्पीयर. तो इसमें क्या गिवन है, डेटा है हमारे पास, आर दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, और मांगा क्या है पोटेंशियल डिफरेंस जो कि वी. तो वी इज इक्वल्स टू आई आर होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली. तो वी इज इक्वल्स टू आई आर लगाएं, 65 इंटू 3 करें, 195 वोल्ट्स. ये आ रहा है. कैलकुलेट कर लो तो बताना मुझे. 195 वोल्ट्स आ जाएगा आपका आंसर वी इज टू आई आर से. फिर हम आगे चलते हैं. कहते हैं द थर्मल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड इन अ 3 ओम रेजिस्टर दैट कैरीज अ करंट ऑफ 65 एम्पीयर. आपको कह रहे हैं कि जो थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है 1 सेकंड में ये 3 ओम के रेजिस्टर में, जिसमें से करंट 65 एम्पीयर जा रहा है. ठीक है, तो उसकी हीट एनर्जी कैलकुलेट करें. क्या निकालेंगे आप? हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला तो हमने पढ़ा था, वी आई होता है. एनर्जी का भी हमने पढ़ा है, एनर्जी का क्या होता है? पावर इंटू टाइम. तो अगर पावर वी आई है तो एनर्जी हो जाएगी वी आई टी. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप लिखते हैं भाई वोल्टेज आपको निकाल लिया आपने 195, वी इंटू आई. आई है आपको 65 एम्पीयर गिवन, और टी, टी है 1 सेकेंड, तो 1 है सिंपल. मल्टीप्लाई कर दें 195 इंटू 65 इंटू 1, दैट विल गिव यू द हीट जनरेटेड इन फॉर्म ऑफ हीट और इन फॉर्म एनर्जी, दैट इज कितनी बन रही है? 1.27 इंटू 10⁴ जूल. ये बन रही है. वन 95 इंटू 12,675. ये बन रही है 1.2 10⁴, 1.26 इंटू 10⁴. ठीक है, जूल्स. बेटा कंफर्म करो, आपका भी आंसर यही आ रहा है.
सर मैं आ गया। क्या कितना आंसर? 12675 आ रहा है 12675 ना, 12675 जी। तो 1.2 × 10⁴ हो गया ना। आप 12675 भी लिख सकते हो, तो मसला नहीं, ठीक है। 675 12675 जूल, ठीक है, जूल हो जाएगा, एनर्जी है ना। ओके सर। State one advantage of transmitting electrical power at high voltage, है ना। क्या होगा एडवांटेज? सर करंट, लो करंट। लो करंट ड्यू टू हाई वोल्टेज, लो करंट विल बी देयर एंड लो लॉसेस, ठीक है। वन एडवांटेज बताया ना, तो बस लो करंट विल गिव यू लो लॉसेस, है ना। एक और भी इसका एडवांटेज ये हो सकता है कि ड्यू टू हाई वोल्टेज लो करंट विल, ड्यू टू लो करंट एंड हाई वोल्टेज, वो क्या कहते हैं, स्मॉलर एरिया ऑफ कंडक्टर विल बी यूज्ड व्हिच इज इजी टू कैरी आउट। तो आप लो करंट लो लॉसेस देते हैं ड्यू टू लो करंट, हाई वोल्टेज लो करंट एंड लो पावर लॉसेस विल बी देयर, दिस इज एडवांटेज। सर फिजिक्स का P2 कितना टाइम का होता है? 1 hour 45 minutes। और सर क्वेश्चंस कितना होता है? जी सर सवाल कितना होता है? तकरीबन 10-11 होते हैं, मतलब 2 सेक्शन होते हैं ना, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में 6 से 7 सवाल होते हैं, कभी ज्यादा भी होते हैं तो मार्क्स कम हो जाते हैं सबके। और सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन होते हैं, उन 3 में से 2 करने होते हैं, आपको चॉइस होती है, लेकिन वो लॉन्ग होते हैं, बड़े सवाल होते हैं। जो अभी हम कर रहे हैं थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं, इनमें एक पार्ट सी भी है, सी के अंदर भी 2 पार्ट हैं ऐसे। और उनमें से जो 3 होते हैं ना, उनमें से एक क्वेश्चन लाजमी जो है ना रेडियो एक्टिविटी से आता है, तो उसको कभी नहीं छोड़ना। वो अगर आपको कोई और क्वेश्चन में मुश्किल होता है तो रेडियो एक्टिविटी तो आप लाजमी कर लेना, जो बहुत आसान होता है उसका क्वेश्चन, और बहुत आराम से जवाब भी आता है, जल्दी सॉल्व भी हो जाता है। ओके सर। सर ऐसा होता है कि टाइम बच जाए? हाँ बच जाता है काफी। सर आपको पता है कि ग्रेडिंग कैसे हो गया अगर पे फोन आते हैं तो? क्या बोल रही हो? हेलो। State one reason why the main power supply to the houses in the village is at much lower than 23,000 volts। क्या वजह है? Hmm? The reason is to give higher current ratings to the devices used in the households, ठीक है। मोटर भी होती है घर में, एसी भी होता है, सबके हायर करंट होते हैं ना। तो आप स्मॉलर करंट यानी कि हाई वोल्टेज करोगे तो स्मॉल करंट आएगा, तो वो चीजें चलेंगी ही नहीं। तो आप लिखो दिस इज डन इन ऑर्डर टू रन द devices installed in home on higher currents। फिर ये बिल्कुल सिमिलर सवाल है, आप कर लेना होमवर्क में, ये सारी चीजें वही हमने अभी पढ़ी है। ये गलती से बीच में अल्फा पार्टिकल का आ गया, इसको इग्नोर कर दो, क्वेश्चन नंबर 8 को। फिर यहाँ पे है इलेक्ट्रिक्स और रिलेटेड, ये भी सेम है, इसको भी आप कर लोगे होमवर्क। 11 में show the wires on a using ported electric drill। Explain what is meant by EMF। EMF पता है क्या होता है? हम्म, याद है? हेलो। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नहीं, दिस इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हमने जब याद है वोल्टेजेस पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस है ईएमएफ। ईएमएफ इज द टोटल वोल्टेज ऑफ द बैटरी। और हमने कहा था कि जो अक्रॉस कंपोनेंट्स वोल्टेज आ रहा होगा वो पीडी होगा। डिफरेंस याद आया? हम्म,
पूरी बैटरी जो पूरे सर्किट को जो पावर दे रही होगी, जैसे बैटरी है डीसी में, तो जो बैटरी का जो वोल्टेज होगा, जैसे 9 वोल्ट की बैटरी है, तो 9 वोल्ट इज ईएमएफ, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू कैरी आउट द मोशन ऑफ द चार्जेस थ्रू आउट द सर्किट। लेकिन अगर उसी सर्किट के अंदर एक फैन है, एक लैंप है, तो फैन और लैंप के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहे होंगे, तो वो जो वोल्टेज उनके अपेयर आ रहे होंगे, अक्रॉस आ रहे होंगे, वो होंगे पोटेंशियल डिफरेंस पीडी। लेकिन जो बैटरी का वोल्टेज होगा वो होगा ईएमएफ। कुछ याद आया? हम्म। हाँ, तो ये क्लियर है कॉन्सेप्ट। सबको मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही ना, तभी तो बार। हेलो। हाँ आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। सर रिपीट कर दीजिए। ठीक है, जो टोटल आपकी जो बैटरी है सर्किट में, वो पूरे सर्किट को वोल्टेज दे रही है, तो वो ईएमएफ है। और जो सर्किट में कंपोनेंट्स हैं, जैसे फैन है, बल्ब है, लैंप है, इनको जो वोल्टेज मिल रहे हैं, ये पूरी पीडी है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमने अपने चैप्टर में पढ़ा था, याद आ रहा है? मैं आपको लेक्चर का रेफरेंस दिखा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा रिकॉल करने में आसानी रहे। ये देखो, ईएमएफ इन पीडी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, द एनर्जी कन्वर्टेड बाय अ सोर्स इन ड्राइविंग द यूनिट चार्ज अराउंड अ कंप्लीट सर्किट। सोर्स मतलब बैटरी होगी या कोई मेंस वायर होंगे, ठीक है। सो एंड द पीडी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? द एनर्जी रिक्वायर्ड इन ड्राइविंग द यूनिट चार्ज थ्रू द कंपोनेंट। ये क्या है? ये कंपोनेंट के अगेंस्ट है, ये कंप्लीट सर्किट के अगेंस्ट है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हो, वन नोट पे हम देखते हैं इसको। हम्म, इसमें क्या है, ये आपने सर्किट ड्रॉ किया, मैं आपने बैटरी दी, यहाँ पर आपने एक लैंप दे दिया, यहाँ पे आपने एक फैन की मोटर दे दी, प्लस माइनस। फॉर एग्जांपल 9 वोल्ट्स की बैटरी, फॉर एग्जांपल इधर आ रहे हैं 6 वोल्ट्स, इधर आ रहे हैं 3 वोल्ट्स। सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है ना। तो जो ये 9 वोल्ट है, ये ईएमएफ कहलाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ये जो 6 वोल्ट और 3 वोल्ट इंडिविजुअल हैं, ये पीडी कहलाएंगे, PD1, PD2। सही है। पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, सब वोल्टेजेस, सबका यूनिट भी सेम है, लेकिन फर्क क्या है? कंप्लीट सर्किट का वोल्टेज है, ये इंडिविजुअल कंपोनेंट का वोल्टेज है, इसलिए इनके नाम बदले हैं, ठीक है। क्लियर है? जी सर। तो हम वापस चलते हैं अपना पेपर की तरफ। तो कह रहा है आपको यहाँ पर क्वेश्चन में एग्जाम में 11.11 shows a workman using the cordless electric drill। इलेक्ट्रिक ड्रिल कॉर्डलेस है, इससे वो अंदर ड्रिल कर रहा है वॉल में। द मोटर ऑफ द ड्रिल इज पावर्ड बाय अ रिचार्जेबल बैटरी विद एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ ऑफ 18 वोल्ट। जो बैटरी है ड्रिल की, वो 18 वोल्ट्स की है। When the drill is used, the power supplied to the motor is 450 watt। ठीक है, यानी कि जब आपने ये ड्रिल यूज की तो जो पावर है जा रही है ड्रिल को, मिल रही है मोटर को उसकी, वो 440 वाट की है। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय एन ईएमएफ ऑफ 18 वोल्ट। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की आप पूरी डेफिनेशन जो लेक्चर में है वो यहाँ कॉपी कर देना, ठीक है। ओके सर। फिर हम कहते हैं द वर्कमैन यूजेस द ड्रिल फॉर 90 मिनट्स, 90 मिनट्स तक यूज किया, तो द इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई टू द मोटर इज, एनर्जी वीआईटी होता है, वीआईटी भी होता है और पावर इनटू टाइम भी होता है। तो आपको वीआई तो नहीं गिवन, आपको पावर गिवन है, तो पावर इनटू टाइम कर दें। पावर कितनी गिवन है आपको? पावर गिवन है 440 वाट, और टाइम कितना है? 90 मिनट्स। तो 90 मिनट्स को आप सेकंड्स में कन्वर्ट करें, 90 डिवाइड बाई 60 करें, तो आपको सेकंड्स मिल जाएंगे, यानी कि 9/6 हो जाएगा, यानी कि 3/2 हो जाएगा, यानी कि 1.5 हो जाएगा। एक मिनट, 90 मिनट्स है, सॉरी सॉरी सॉरी, डिवाइड नहीं करना आपको, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 19 to 60 करें,
कितना आ रहा है? 5400 सेकेंड्स। तो 5400 इंटू 450 कितनी आ रही है एनर्जी देखना। ये आ रही है 2.4 मेगा जूल। देखेंगे ये आ रहा 2.4 मेगा जूल। कैलकुलेट करके बताओ। क्या वैल्यू आ रही है? 243000। तो मेगा जूल हो गई ना, 2.4 मेगा जूल। ऐसे ही है। जी सर। मेगा का पता है ना कॉन्सेप्ट, मेगा किसको कहते हैं? हम्म आइडिया है मेगा का? 10⁻⁶ को कहते हैं मेगा। आगे कह जी रहे सर। हैं हमें द चार्ज दैट द बैटरी सप्लाईज। इस बैटरी से कितना चार्ज निकलेगा? तो चार्जेस का फॉर्मूला क्या होता है? करंट इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। ठीक है, हमें करंट गिवन है क्या यहाँ पे? करंट गिवन नहीं है, हमें वोल्टेज गिवन है। ओके, वोल्टेज और इसका फॉर्मूला है, बिल्कुल है। वोल्टेज और चार्ज का आपस में फॉर्मूला है कि W इक्वल टू क्यू वी। फॉर्मूला याद आ रहा है? हमने जब पढ़ा था सबसे पहली डेफिनेशन पढ़ी थी वोल्टेज की। हमने क्या पढ़ा था कि the amount of it is the amount of work done in order to carry any charge in the circuit, sorry, per unit charge in the circuit। इसका मैं आपको यहाँ से बताता हूँ रेफरेंस में। हमारे लेक्चर में इसी के पहले, सबसे पहले जब वोल्टेज की डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, तो हम यहाँ पर ये वाली वाली ये देखो, एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज, तो V इक्वल टू E अपॉन क्यू या W अपॉन क्यू। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास एनर्जी क्या हो गई? एनर्जी हो गई क्यू वी। तो यहाँ से अगर आपको क्यू निकालना है तो क्यू क्या हो जाएगा? E अपॉन वी। ऐसे ही है, एनर्जी अपॉन वोल्टेज। तो ये आपको फॉर्मूले लिखे हुए होने चाहिए। आप हर क्वेश्चन हर चैप्टर करने से पहले इसके तमाम फॉर्मूले बना के एक शीट पे लिख लो, इस चैप्टर में कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, ताकि हमारे पास जब डेटा आए तो हम रिलेट करके उसको अप्लाई कर सके फॉर्मूले में। तो यहाँ पर क्या आ गया? क्यू इक्वल टू ई अपॉन वी, यानी कि चार्ज इक्वल टू एनर्जी अपॉन वोल्टेज। एनर्जी हमने निकाल ली, वोल्टेज हमें गिवन था 18 वोल्ट। तो हम 2.6 मेगा जूल को 18 से डिवाइड करें, आपके पास चार्जेस आ जाएंगे। करिए डिवाइड। कितनी है एनर्जी? 2.6 मेगा जूल थी ना, 2.7 मेगा जूल थी। मेरी कैलकुलेट की तो पूरी है नहीं। अब बताओ जरा वैल्यू क्या आ रही है मुझे एनर्जी की?
हेलो, हमारे पास एनर्जी थी 2.4 मेगा जूल। 2.4 मेगा जूल को डिवाइड करेंगे हम 18 वोल्ट से, तो आंसर आ जाएगा 135,000, यानी कि 137 किलो कूलम। ठीक है, कैलकुलेट करके कंफर्म करो। सर यही है मेरे पास। यही आ रहा है। जी नेक्स्ट पार्ट है, आफ्टर 90 मिनट्स ऑफ यूज द बैटरी इज फ्लैट। 90 मिनट यूज के बाद बैटरी खराब होना शुरू हो गई। इट इज कनेक्टेड टू अ चार्जर एंड रिचार्ज। तो ड्रेन हो गई ना इसमें एनर्जी, चार्जर पर लगाया और दोबारा से रिचार्ज किया। द चार्जर इंक्लूड द ट्रांसफार्मर दैट प्रोड्यूसेस अ 23 वोल्ट्स एसी आउटपुट फ्रॉम अ 230 वोल्ट्स एसी मेन सप्लाई। सही है। इसमें आप क्या करोगे, ड्रॉ लेबल डायग्राम टू शो द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रांसफार्मर। इसमें वही डायग्राम ड्रॉ कर दो जो मैंने आप लोग को अलग से भेजी थी ना। पता नहीं आप लोग के नए नोट्स में वो ड्रॉ है कि नहीं है, पुराने नोट्स में नहीं थी तो मैंने फिर अलग से ग्रुप पे भेजी थी। आपके देखो नोट्स में है ट्रांसफार्मर की डायग्राम सही वाली। जी सर, मैं देख रही हूँ। एसी जनरेटर की ड्रॉ हुई है वहाँ पर। जी हाँ तो वो अभी ड्रॉ कर लो और अपनी कॉपी उसमें लेक्चर में भी ड्रॉ कर लेना, या उसकी कॉपी कहीं पेस्ट कर देना वहाँ पर। ठीक है, सर, आप मुझे फिर से भेज सकते हैं क्योंकि मैं सर मेरा मोबाइल। मैं भेज देता हूँ। अभी ग्रुप पे चेक करो, आ गई। जी सर। चलो वो यहाँ पर लेवल डायग्राम पूरी ड्रॉ कर दी। ठीक है, स्टेट हाउ द ट्रांसफार्मर ensures that the AC output has a value of 23 volt and the input is the 230 volt AC main supply। क्या इसका क्या आंसर होगा, क्या समझते हो? हम्म? ऐसा कैसे हो सकता है कि आप जो है इनपुट पे 23, वो क्या कहते हैं 230 वोल्ट दो और आउटपुट पे आपके पास क्या आ जाए 23 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या है, हमने ट्रांसफार्मर में पढ़ा था एन एस अपॉन एन पी इक्वल टू वी एस अपॉन वी पी। सही है। तो वी एस आपका 23 है और वी पी आपका 230 है। तो एन एस ओवर एन पी क्या होना चाहिए, वी एस ओवर वी पी करो। वी एस क्या है आपका, आउटपुट है 23 वोल्ट, डिवाइड बाय वी पी जो है वो 230 वोल्ट, तो आंसर आ जाएगा 1/10। ऐसे ही है। तो आप कह दोगे कि इट इज ओनली पॉसिबल बाय कीपिंग द टर्न्स रेशियो एन एस ओवर एन पी इज इक्वल टू 1:10। जो रेशियो होता है ना एन एस ओवर एन पी इक्वल टू 1:10, इट इज ओनली पॉसिबल बाय कीपिंग द टर्न्स रेशियो एज 1:10। ठीक है, तो क्या होगा आपका 230 23 वोल्ट में कन्वर्ट, 23 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। जी सर। तो ये चाहो तो मैं यहाँ पर करके भी दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा सा अंदर आपको क्या रहता है। आपने किया भाई एन एस ओवर एन पी इक्वल्स टू वी एस ओवर वी पी। वी एस क्या आपका 23 वोल्ट है, ये 230 वोल्ट से इन दोनों को डिवाइड किया, मंजर मंजर 1/10 हो गया ना। तो आपने कहा कि भाई एन एस इज टू एन पी इज इक्वल्स टू 1:10। सही है। अब कहता है कि
23 volt AC output of the transformer is used in rectifying circuit to produce a direct current that recharges the battery. Complete the circuit diagram of the circuit. 24 volt AC output of the transformer is used in rectifying circuit to produce a direct current. अच्छा, अब देखो क्या रेक्टिफाइंग का मतलब क्या, हमने याद है पढ़ा था रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस जब मैंने डायोड पढ़ाया था कि डायोड क्या करता है, एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। तो आपके जो वो है कॉर्डलेस ड्रिल है उसमें तो बैटरी है, बैटरी तो डीसी होती है, तो एसी करंट से तो वो चार्ज नहीं होगी, लेकिन हमारे बोर्ड में तो एसी वोल्टेजेस आते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इस सर्किट में बीच में क्या लगा देंगे, एक डायोड लगा देंगे। तो डायोड क्या करेगा, इसको डीसी में कन्वर्ट कर देगा। तो ये सर्किट डायग्राम हम कन्वर्ट इस हिसाब से चेंज करेंगे। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ कैसे। आपके पास मेंस दी हुई, आपने क्या करना है, डायोड लगाना है यहाँ पर इसको। फिर यहाँ पे आपने ये आपने लिख दिया यहाँ पर ड्रिल। ये आपका सर्किट हो गया कंप्लीट। डायोड क्या करेगा, पॉजिटिव साइकिल को जाने देगा, नेगेटिव को स्टॉप कर देगा। तो क्या होगा, सिर्फ पॉजिटिव ही जा रहा होगा यहाँ से, इसका मतलब डीसी करंट हो गया। ठीक है, ऐसी डायग्राम ड्रॉ कर देंगे सिंपल। क्लियर है? हाँ भाई। जी सर। State and explain one advantage of using an alternating AC for long distance transmission of electrical power. क्या एडवांटेज है? अच्छा, स्टेट भी करना और सर एक्सप्लेन भी करना, करंट को हम दोनों बातें। एसी क्यों यूज करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में, उसको स्टेट भी करना रीजन को, और एक्सप्लेन भी करना। यहाँ पे आप लिखोगे कि द रीजन, द वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग एसी for long distance transmission of electrical power is that it is possible to transform it's possible to transform the voltage levels of AC in order to reduce the current and the line losses. In order to reduce the current and line losses, which is not possible in DC, as DC cannot be transformed. ट्रांसफार्मर तो चलता ही एसी पे ना, ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेटर। तो डीसी में तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होगी, चेंजिंग करंट ही नहीं। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं फिगर 3.1 shows the construction of a simple AC generator. When the coil is rotated, an EMF is induced in the coil. ठीक है, explain why an EMF is induced. इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा as per the Faraday law of electromagnetic induction. As per the Faraday law of electromagnetic induction, whenever any changing magnetic flux, whenever any changing magnetic flux links to a coil, any changing magnetic flux links to a coil,
comma due to this changing field or changing magnetic field, an induced EMF is generated in that particular coil. ठीक है, यही मेरा फैराडे लॉ है ना. स्टेट द पर्पस ऑफ स्लिप रिंग्स. स्लिप रिंग्स का क्या पर्पस है? द पर्पस ऑफ स्लिप रिंग्स is to ensure the purpose of slip rings is to ensure the right polarity of AC is transmitted to the load. स्लिप रिंग क्या करते हैं कि जब पॉजिटिव साइकिल होती है तो पॉजिटिव करंट देते हैं लोड को, नेगेटिव होती है तो नेगेटिव देते हैं. तो इंश्योर द राइट पोलैरिटी या करेक्ट पोलैरिटी टू द लोड, दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव. अच्छा, इसके बाद क्या है? द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल कैन बी फाउंड फ्रॉम लेंज़ेस लॉ. स्टेट लेंज़ेस लॉ. लेंज़ लॉ क्या है? लेंज़ लॉ states that the direction of current induced EMF slash current is such that it will always is such that it will always oppose it will always oppose the cause it will always oppose the cause CAUSE, the cause producing it, that is changing magnetic flux. That is changing magnetic flux. क्या मतलब हुआ कि भाई लेंस लॉ कहता है कि जो इंड्यूस ईएमएफ और करंट की जो डायरेक्शन है वो हमेशा अपने कॉज जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है उसके ऑपोजिट होगी. तो इसका कॉज क्या है? इसका कॉज चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है. जिस डायरेक्शन में फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही होगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा. ठीक है, ये लेंस लॉ. तो कहते हैं द इंड्यूस ईएमएफ कैन बी इंक्रीज बाय रोटेटिंग द कॉइल फास्टर. स्टेट एंड वन अदर वे इन व्हिच द ईएमएफ कैन बी इंक्रीज्ड. आपने कहा कि भाई रोटेटिंग ज्यादा तेजी से घुमाओगे तो इंड्यूस ईएमएफ बढ़ेगी. एक और क्या एडवांटेज है जिससे इंड्यूस ईएमएफ बढ़ती है? एडवांटेज नहीं, वो वे क्या है? तो दूसरा वे है कि इट इज आल्सो डन बाय यूजिंग मोर स्ट्रॉन्गर मैग्नेट्स. ठीक, ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होंगे तो भी इंड्यूस ईएमएफ बढ़ जाएगी. क्लियर है यहाँ तक? जी सर. अच्छा, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. फिगर 8.1 shows a simple ट्रांसफार्मर है. यहाँ पर क्या है? सेंटर में ये राउंड कोर है. ऑल्टरनेटिंग करंट एसी दिया हुआ है प्राइमरी पे. सेकेंडरी की टर्न्स कम है. सेकेंडरी के ऊपर ईएमएफ आ रहा होगा ट्रांसफार्मर के, और उसके अगेंस्ट पैरेलल में एक बल्ब लगा हुआ, लैंप लगा हुआ जो लाइट अप होगा. आपसे कह रहे हैं स्टेट द मेटल यूज फॉर द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर. तो कोर ऑफ ट्रांसफार्मर के लिए हम क्या करेंगे? सॉफ्ट आयरन मटेरियल. ठीक है, जो हमने हमेशा पढ़ा है, सॉफ्ट आयरन. Explain how an alternating current in the primary coil causes the lamp to light. Hmm? How an alternating current in the primary coil causes the lamp to light. इसमें आप लिखेंगे since it is the step down transformer, as the number of turns of secondary coils are lesser than the number of turns of primary coil,
Since it is a step down transformer, as the number of turns of the secondary coil are lesser than the number of turns of the primary coil, therefore the voltage will be dropped as per the required voltage of the lamp, या rated voltage of the lamp, as per the rated voltage of the lamp, in order to light it up. Yeah, in order to light it up. In order to light it up. आगे चलें, कर लिए? जी सर। Okay. Transformers are used to produce high voltages for the transmission of electrical power over long distances. Transformer use होते हैं high voltage के लिए for the transmission of electrical power over long distances. State one advantage of use of high voltage transmission. वही चीज repeat हो रही है. Advantage high voltage transmission. यहाँ पे AC और DC का फर्क नहीं बताना है. यहाँ पे high voltage transmission का फायदा बताना है. तो आप कह दोगे कि the advantage is to reduce the current and hence the power losses. ठीक है? What is to reduce the current and hence the power losses. फिर ये दोबारा सिमिलर है, या होमवर्क में कर लेना. यहाँ पर क्या है? ठीक, इसको प्रैक्टिस करो बेटा. अगर हो जाते हैं तो सही है, वरना फिर नेक्स्ट क्लास में इसमें कंटिन्यू करेंगे. ठीक है? ओके सर। अगर हो तो जाने चाहिए, लेकिन अगर फंसो तो फिर बताना, नेक्स्ट क्लास में तो इसको कंटिन्यू करेंगे, वरना फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से स्टार्ट करेंगे. सर आप रेडियो एक्टिविटी क्यों नहीं कराएंगे? उसके बाद कराऊंगा ना. सर मैंने रेडियो एक्टिविटी की ये हैं सवालात. तो मसला हो रहा है उसमें? जी नहीं सर. जैसे है सिंपल, मैं इसीलिए लास्ट में आऊंगा, तब तक काफी सारे कर भी चुके होगे ना, तो तब देख लेंगे कितना प्रॉब्लम हो रहा है. क्योंकि ज़ाहिर है रमजान के अंदर भी जो है ना हमारे जी पास सर. टाइम कम होता है.